नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में सिंचाई और सिंचाई परियोजना, जिसमें हमने इससे पहले वाली 2 वीडियो में 7 परियोजनाएं पढ़ ली थी। आगे की परियोजना 6 परियोजनाएं हमने पढ़ ली थी। आगे की परियोजनाएं हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो परियोजनाएं पढ़ी थी, एक बार मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी भाखड़ा नांगल परियोजना। पहली परियोजना पढ़ी थी भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी हमने पढ़ी थी चंबल परियोजना। नेक्स्ट तीसरी हमने पढ़ी थी माही बजाज सागर परियोजना। उसके बाद चौथी हमने पढ़ी थी जाखम परियोजना। और पांचवी हमने पढ़ी थी बीसलपुर परियोजना। तो ये 5 परियोजनाएं हमने इससे पहले 2 वीडियो में पढ़ ली हैं। यदि आपको इन योजनाओं के बारे में पढ़ना है तो आप, और हाँ, एक छठी हमने पढ़ ली थी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो यदि आपको ये दोनों वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। आप जाकर के उनको वो जो परियोजनाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे आगे की परियोजनाएं, जिसमें पहली है मेजा बांध परियोजना। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे मेजा बांध परियोजना। मेजा बांध परियोजना जो है वो मेजा गांव में, जो मेजा गांव है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, उस गांव में स्थित है और कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? कोठारी नदी पर किया गया है। तो कोठारी नदी पर है मेजा बांध और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में स्थित है। जो ये मेजा बांध परियोजना है, इस परियोजना के तहत भीलवाड़ा जिला जो है उसको पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और ये जो कोठारी नदी है ये बनास नदी की सहायक नदी है। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। मेजा बांध मेजा गांव में भीलवाड़ा यानी कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है और कोठारी नदी पर स्थित है। और ये भीलवाड़ा को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है और उसके आसपास के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी मुहैया करवाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गर्मी के मौसम में ये बांध सूख जाता है और सूखने के कारण इसमें पानी खत्म हो जाता है, और उस गर्मी के मौसम में वो जो जगह होती है जहाँ पर ये बांध बना हुआ है उस जगह पर खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज यानी कि इस प्रकार की खेती की जाती है, यानी कि जायद की खेती इसमें की जाती है। जब ये खेती वगैरह की जाती है तो इसकी वजह से इस बांध की पाल पर मेजा पार्क जो है वो ग्रीन माउंट कहलाता है इन खेती करने की वजह से। ये जो बांध है इसको सूख जाने के बाद इस पर खरीफ ये सॉरी जायद की फसल उगाई जाती है। जायद की फसल का मतलब कुछ सब्जी वगैरह और ये ककड़ी, तरबूज वगैरह उगाए जाते हैं। तो इस वजह से इसको ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। यह माउंट फलों और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा बांध है जिसके सूखने के बाद उस जगह पर खेती की जाती है, तो ये भी एक फसल ही है, जायद की फसल है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि। तो ऐसा कौन सा बांध है वो? तो वो है मेजा बांध, जो कि कोठारी नदी पर स्थित है और मेजा गांव में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। तो ये थी हमारी मेजा बांध परियोजना। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार, ये हमारी बनास नदी है, ये बनास नदी है। इस बनास की यहाँ पर ये देखिए, ये कोठारी नदी है ये, और इस कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में यहाँ पर मेजा बांध बना हुआ है, भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 8वीं परियोजना नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना, नेक्स्ट हम 8वीं परियोजना पढ़ रहे हैं, नर्मदा परियोजना। यह परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा परियोजना। नर्मदा का जो जल है उसमें राजस्थान की भी हिस्सेदारी है। नर्मदा का जो जल है ये वैसे राजस्थान में नहीं बहती है ये नदी, लेकिन फिर भी इसके जल में
राजस्थान का भी हिस्सा है और इसके जल को राजस्थान तक पहुंचाने के लिए जो बांध परियोजना बनाई गई है उसका वो जो परियोजना है वो नर्मदा परियोजना है और उसका उपनाम जो अगर है मतलब उसको हम दूसरे किसी नाम से जाना जाता है तो वो है सरदार सरोवर बांध परियोजना। तो नर्मदा परियोजना का जो उपनाम है वो है सरदार सरोवर बांध परियोजना। और ये चूंकि ये नदी राजस्थान से होकर के नहीं गुजरती है फिर भी यह इस नदी का जो जल है वो राजस्थान के लिए काम में आता है। इस परियोजना में राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिलों में जो जालोर और बाड़मेर जिले हैं इन दोनों जिलों में सिंचाई मुहैया करवाई जाती है। सिंचाई सुविधा उसमें इस नर्मदा नदी के पानी से इसकी सिंचाई करवाई जाती है। और इस परियोजना का दूसरा नाम क्या होता है, इसका उपनाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना। इस नर्मदा परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी या फिर मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस कौन सी परियोजना को, सरदार सरोवर बांध परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी या फिर मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक बात हम बात करें कि मारवाड़ के जीवन रेखा कहें या फिर मारवाड़ की भागीरथी कहें तो वो कौन सी नदी होगी, नर्मदा नदी। मारवाड़ की बात कर रहे हैं हम। मारवाड़ की गंगा या फिर मारवाड़ की स्वर्ण रेखा अगर कहे तो वो किसको कहते हैं, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। और कि मारवाड़ की गंगा किसे कहते हैं। चलिए आगे मैं आपको इसका जवाब दूंगी, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद और हम बात करें तो एक होती है राजस्थान की गंगा। हमने पूछा है आपसे मारवाड़ की गंगा के बारे में। एक होती है राजस्थान की गंगा, तो राजस्थान की गंगा जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहा गया है। और राजस्थान की जीवन रेखा भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, संपूर्ण राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, मारवाड़ की बात नहीं हो रही, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो जो है केवल उत्तरी राजस्थान में ही पेयजल और सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाती है। तो मारवाड़ क्षेत्र में उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मारवाड़ की गंगा या फिर स्वर्ण रेखा किसी और नदी को कहते हैं। तो आपको बताना है इसका जवाब। साथ में राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की कंप्लीट की बात करें तो राजस्थान की गंगा और राजस्थान की जीवन रेखा ये दोनों ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। आगे चलते हैं हम नर्मदा परियोजना के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि नर्मदा परियोजना एकमात्र ऐसी परियोजना है जिससे फव्वारा पद्धति से सिंचाई करना अनिवार्य है। यानी कि संपूर्ण परियोजना में, संपूर्ण सरदार सरोवर बांध परियोजना में जो भी सिंचाई की जाती है वो केवल और केवल फव्वारा पद्धति से की जाती है। फव्वारा पद्धति से सिंचाई करना अनिवार्य है, अनिवार्य है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें इस परियोजना की, सरदार सरोवर परियोजना की, तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये सरदार सरोवर बांध से शुरू होती है। यानी कि सरदार सरोवर बांध गुजरात से इसका उद्गम स्थल है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये देखिए नदी है नर्मदा नदी, जो कि इधर एमपी से इसका उद्गम है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में यह जाके के मिल जाती है। अमरकटक की पहाड़ियों से इसका इसमें एमपी में अमरकटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है और ये इधर से होती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस पर गुजरात में इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया हुआ है, जो कि 1961 में बनाया गया था। 1961 में सरदार सरोवर बांध इस नर्मदा नदी पर बनाया गया। इस सरदार सरोवर बांध से ही एक नहर निकाली गई जो कि सरदार सरोवर नहर परियोजना या फिर जिसको नर्मदा परियोजना के नाम से जाना गया। और ये जो परियोजना है ये यहाँ से जालोर में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, जालोर में प्रवेश करती है, सीलू गांव जालोर में, सीलू गांव जालोर में ये प्रवेश करती है। और फिर आगे जा कर के ये बाड़मेर, जालोर से होते हुए फिर ये बाड़मेर में चली जाती है। और बाड़मेर में इसका अंतिम पॉइंट जो है, अंतिम बिंदु जो है वो है घुड़ामलानी बाड़मेर तक, घुड़ामलानी बाड़मेर तक ये पहुंचती है। तो ये है यहाँ पे नर्मदा परियोजना। इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए इसका उद्गम सरदार सरोवर बांध गुजरात से है तथा राजस्थान के सीलू गांव जालोर में ये प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, जालोर में प्रवेश करती है, सीलू गांव में।
इसका लोकार्पण जो है वो लालपुरा गांव सांचौर जालोर से किया गया था। इसका जो लोकार्पण है वो कब किया गया था? इसका देखिए, ये जो सरदार सरोवर परियोजना है इसकी शुरुआत हुई थी 19 मार्च 2008 में। इसको राजस्थान में भेजा गया था, यानी कि राजस्थान में इसको जलों को प्रवेश करवाया गया था। और 27 मार्च 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य के द्वारा इसका उद्घाटन किया था। और वो कहाँ किया था? लालपुरा जालोर के सांचौर तहसील के लालपुरा गांव में इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राज्य के द्वारा 2008 में। ये परियोजना जो है, ये नहर इधर बाड़मेर में जाकर के यहाँ पे इसका अंतिम बिंदु आ जाता है गुढ़ामलानी बाड़मेर में। इसके अलावा इस नर्मदा नहर की जो कुल लंबाई है, नर्मदा नहर परियोजना की जो कुल लंबाई है, यहाँ से मतलब ये इधर से होते हुए कंप्लीट जो लंबाई है वो 532 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से केवल 74 किलोमीटर की लंबाई है वो राजस्थान में है। राजस्थान में जो जालोर और बाड़मेर तक जो इसकी कंप्लीट लंबाई है वो केवल 74 किलोमीटर है। इस नहर पर 9 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, जिसमें से 3 तो बाएं हैं और बाकी 3 दाएं हैं और बाकी बाएं हैं। इसमें मुख्य लिफ्ट नहरों में सांचौर लिफ्ट नहर है, भादरेड़ा लिफ्ट नहर है और पनोरिया लिफ्ट नहर है। ये प्रमुख लिफ्ट नहरें हैं, सांचौर, भादरेड़ा और पनोरिया। साथ में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसमें कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया, जिसमें है मेघा पाटकर, अरुधंती राय और बाबा आमटे। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, इसलिए इन तीनों का संबंध, कौन कौन तीन? मेघा पाटकर, अरुधंती राय और बाबा आमटे। इन तीनों का संबंध है नर्मदा बचाओ परियोजना से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न नाम दे दिया जाएगा। ये प्रश्न भी आया हुआ है, मेघा पाटकर का संबंध किस परियोजना से है या किस आंदोलन से है? तो यह है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। या फिर अरुधंती राय या फिर बाबा आमटे, इन तीनों का नाम दे दे और पूछ लिया जाए कि भाई इन तीनों का संबंध किस आंदोलन से है? तो इन तीनों का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। तो ये है नर्मदा नदी परियोजना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यास परियोजना। व्यास परियोजना, देखिए व्यास परियोजना जो है वो व्यास नदी पर बनी हुई है, और व्यास नदी जो है वो सतलज नदी की सहायक नदी है। व्यास परियोजना की अगर हम बात करें तो ये जो व्यास परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों की संयुक्त परियोजना, चारों की, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश रह गया एचपी, हिमाचल प्रदेश, इन चारों की संयुक्त परियोजना है। और ये परियोजना कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर बनी हुई है। ये परियोजना भी 2 चरणों में पूरी हुई, जिसमें पहले चरण में पंडोह बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मंडी हिमाचल प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई 76 मीटर है, और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में ही देहर में 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए व्यास परियोजना में पहली जो चरण है उसमें पंडोह बांध बनाया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, जिसकी ऊंचाई 76 मीटर है, और देहर जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 20% है, और अगर हम 990 का 20% निकालें तो वो होगा 198 मेगावाट। यानी कि यहाँ से देहर से राजस्थान को 198 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसको, इस परियोजना के बारे में मैप में। देखिए सबसे पहले इससे पहले हमने भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ी, तो वहाँ पर हमने देखा कि भाखड़ा नांगल ये इस तरीके से सतलज नदी है, जो कि इस तरीके से जा रही है। इस सतलज नदी के ऊपर यहाँ पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, और उससे 13 किलोमीटर दूर भाखड़ा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और उससे मात्र 13 किलोमीटर दूर पंजाब में नांगल बांध बना हुआ है, और इधर से ये व्यास नदी आकर के इसमें मिल रही है। तो यहाँ पर व्यास नदी जहाँ पर आकर के मिल रही है, तो इस व्यास नदी पर ही 2 बांध बने हुए हैं। पहला
पंडोह बांध और दूसरा पौंग बांध। पहला है पंडोह बांध और दूसरा पौंग बांध, दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और पंडोह बांध के पास सतलज व्यास लिंक नहर भी बनी हुई है। देखिए ये पंडोह बांध जो है, पंडोह बांध और भाखड़ा बांध, इन दोनों के बीच में एक चैनल बना हुआ है, एक लिंक नहर बनी हुई है, जिसको सतलज व्यास लिंक नहर के नाम से जाना जाता है। सतलज व्यास लिंक नहर के नाम से इसको जाना जाता है। और इस पंडोह बांध पर जो बिजली का उत्पादन होता है, इसी के पास में समीप में देहर नामक स्थान है, वहाँ पर 990 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें से राजस्थान का 20% हिस्सा है। पंडोह बांध के पास सतलज व्यास लिंक नहर है। उसके बाद दूसरा बांध है पौंग बांध, जो कि कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश में है। पौंग बांध दूसरा बांध है पौंग बांध, जो कहाँ स्थित है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस पौंग बांध की जो ऊंचाई है वो 133 मीटर की ऊंचाई है। इस पर लगभग 390 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उसका 59% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है। वहाँ पर हिस्सा मात्र 20% था, जबकि यहाँ पर बिजली का उत्पादन कम होता है, लेकिन राजस्थान का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है। वो कितना है? 59%। और 59% में लगभग 230 मेगावाट के आसपास राजस्थान को इससे बिजली प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर एक विवाद चलता है, व्यास नदी जल विवाद। तो ये जो जल विवाद है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए कभी भी कोई भी जल विवाद होता है तो वो क्यों होता है? वो होता है किसी भी नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, तो उस बांध की जिस राज्य में वो बांध बनाया जाता है, तो उससे आगे पानी उस बांध के भरने के बाद जो पानी निकलता है वो आगे जाता है। तो होता क्या है कि जब भी कोई नदी पर बांध बनाया जाता है, तो जैसे मान लो ये नदी है, व्यास नदी है, और इस व्यास नदी पर ये पंडोह बांध बना दिया गया। और ये इधर अब जैसे ये पंडोह बांध बनाया और ये नदी चलते हुए इधर पंजाब में आकर के मिलती है, तो इसमें सतलज में आकर के मिलती है। तो अब देखिए बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई जो नदी है उस नदी पर नदी का जो पानी है वो ज़्यादा बहाव की स्थिति होने के बाद बाढ़ को नियंत्रित करने के काम आता है। और फिर इसके जो ये पानी जो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे बांध में एकत्रित हो जाता है, उससे काफ़ी सारी परियोजनाएं चालू की जा सकती हैं। सिंचाई परियोजना है, पेयजल परियोजना है, बिजली उत्पादन है, इत्यादि। तो जब यहाँ पे बांध बना लिया जाएगा तो इस नदी का पानी यहाँ तक ही आएगा। इससे आगे इस पानी को जब ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो ही आगे भेजा जाएगा। तो फिर आगे वाले राज्य जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको भी पूरा पानी चाहिए। तो अब उस पानी का बंटवारा किस तरीके से किया जाए? तो जब दो से अधिक राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर के झगड़ा होता है, तो वही जल विवाद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्यास नदी जल विवाद की। तो सबसे पहले भाई व्यास नदी जल विवाद जब हुआ था, उसमें सबसे पहले 1995 में समझौता हो गया था। लेकिन उस समझौते के बाद वापस से 1985 में पुनः विवाद हुआ। और ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए। तो उस कंडीशन में फिर उन दोनों को आपस में ज़रूरत हुई पानी की, तो फिर कौन से को कितना हिस्सा चाहिए, इस वजह से फिर वापस से ये पुनः 1985 में ये विवाद पुनः शुरू हुआ। ये जो जल विवाद है ये 3 राज्यों के बीच में है। देखिए ये जो व्यास नदी परियोजना है ये 4 राज्यों की परियोजना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जबकि ये जल विवाद है ये 3 राज्यों के बीच में है। किन किन के बीच में? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के बीच में ये जल विवाद है। तो 1985 में ये पुनः जब जल विवाद हुआ तो उस समय क्या हुआ? उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। तो उन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी और फिर यहाँ पंजाब के तत्कालीन प्रधानमंत्री तो थे राजीव गांधी, और शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष थे संत हरचंद सिंह लोंगेवाल। संत हरचंद सिंह लोंगेवाल।
इन दोनों के बीच में, राजीव गांधी और लोंगेवाल, इन दोनों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और उस समझौते को नाम दे दिया गया राजीव लोंगेवाल समझौता। उस समझौते को क्या नाम दिया गया? राजीव लोंगेवाल समझौता। और भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1986 को न्यायमूर्ति इडानी की अध्यक्षता में, इडानी आयोग का गठन किया गया और उसने इस विवाद का निपटारा किया और इसकी रिपोर्ट मई 1987 को प्रस्तुत की गई। ये जो परियोजना आई, ये परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों के जल का उपयोग करना। राजस्थान में इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से पानी की पूर्ति की जाती है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, उस नहर परियोजना में इंदिरा गांधी नहर को जो पानी मिलता है वो इसी परियोजना के तहत मिलता है। तो ये हमने पढ़ी हमने व्यास नदी घाटी परियोजना यानी कि व्यास परियोजना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिद्धमुख परियोजना, जो कि इसी से संबंधित है। तो देखिए, सिद्धमुख नहर परियोजना का वर्तमान नाम राजीव गांधी नहर परियोजना है। सबसे पहले इसका नाम था सिद्धमुख नहर परियोजना, फिर उसका नाम बदल करके राजीव गांधी की स्मृति में इसका नाम बदल करके कर दिया गया राजीव गांधी नहर परियोजना। 5 अक्टूबर 1979 को राजीव गांधी द्वारा भिरानी गांव, भादरा, हनुमानगढ़ में इसका शिलान्यास किया गया। देखिए, वापस से हम एक बार वापस पहुंचते हैं यहाँ पे। अभी हमने बात करी थी इधर कि भाई यहाँ से ये सतलज नदी थी, इधर से व्यास नदी आई, व्यास नदी पर हमने व्यास परियोजना पढ़ ली। अब हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, और उसके आगे 13 किलोमीटर दूर पंजाब में एक दूसरा बांध बना हुआ है जिसका नाम है नांगल बांध। तो नांगल बांध से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम क्या था? उस नहर का नाम था भाखड़ा नहर। यहाँ पर भी एक ही ध्यान देने वाली बात है कि भाखड़ा नहर भाखड़ा बांध से नहीं निकाली गई है, ये किससे निकाली गई है? नांगल बांध से निकाली गई है। तो देखिए, नांगल बांध से एक भाखड़ा नहर निकाली गई और उस भाखड़ा नहर से फिर एक और नहर निकाली गई जिसका नाम है सिद्धमुख परियोजना। तो ये जो सिद्धमुख परियोजना है, इस सिद्धमुख परियोजना के, अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, नदी जो है वो कौन सी है? सतलज नदी है। सतलज नदी, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध और नागल बांध, नागल बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है भाखड़ा नहर, भाखड़ा मुख्य नहर। उस मुख्य नहर से पुनः एक और नहर निकाली गई जिसका नाम है सिद्धमुख नहर या फिर सिद्धमुख परियोजना। इस परियोजना के तहत राजस्थान में जो जल का आपूर्ति की जाती है, ये जो नहर है ये भिरानी गांव, हनुमानगढ़ में नौहर, भादरा हनुमानगढ़ में ये जो प्रवेश करती है। और कौन सी जगह पर इसका शिलान्यास किया गया? भिरानी गांव में किया गया। भिरानी गांव में इसका शिलान्यास किया गया। यहाँ पर देखिए, भिरानी गांव, भादरा तहसील, हनुमानगढ़ में 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, यानी इसकी उद्घाटन किया गया। यह नहर नांगल बांध से निकली भाखड़ा मुख्य नहर से निकलती है। ये जो नहर निकलती है सिद्धमुख नहर, ये सबसे पहले नांगल बांध से निकलती है भाखड़ा नहर, और भाखड़ा नहर से निकलती है सिद्धमुख नहर। 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। इस शिलान्यास तो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था और लोकार्पण सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। ये जो सिद्धमुख नहर परियोजना है, इस परियोजना को आर्थिक सहायता जो दी गई थी वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दी गई। इस नहर को बनाने में आर्थिक सहायता किसने की? यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा की गई थी। और इस नहर को जो जल मिलता है वो भाखड़ा नांगल हेडवर्क से प्राप्त होता है, भाखड़ा नांगल हेडवर्क से।
और इस नहर के द्वारा चूंकि हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसील, हनुमानगढ़ जिले की तो 2 तहसीलें हैं, नौहर व भादरा, और चूरू और हनुमानगढ़ दोनों जगह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो चूरू जिले की है तारानगर, शार्दुलशहर इत्यादि तहसीलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इस नहर का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब रावी व्यास जल विवाद था, उस जल विवाद के कारण जो पानी, अतिरिक्त पानी जो था, उस पानी का उपयोग करने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया। तो इस परियोजना में राजस्थान रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा, जो कि उसके हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत मिला। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जब इसमें डिस्प्यूट हुआ, रावी व्यास के पानी को लेकर के जब विवाद हुआ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, तो इनकी हिस्सेदारी फिक्स कर दी गई कि भाई पंजाब को इतना हिस्सा मिलेगा, हरियाणा को इतना मिलेगा और राजस्थान को इतना मिलेगा। तो राजस्थान का जो हिस्सा फिक्स हुआ, वो राजस्थान में उस पानी को लाने के लिए जो मुख्य नहर बनाई गई, वो नहर थी सिद्धमुख नहर, और इस नहर के द्वारा सिंचाई और पेयजल इत्यादि का काम किया गया। तो ये एक परियोजना हो गई सिद्धमुख नहर परियोजना। तो ये हमने पढ़ ली, अभी तक 10 सिंचाई परियोजनाएं हमने पढ़ ली हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और बची हुई अन्य परियोजनाएं हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बच रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है और राजस्थान की गंगा के नाम से जानी जाती है। वो एक इम्पोर्टेंट परियोजना बच रही है, जिसको हम नेक्स्ट या फिर अन्य वीडियो में, मतलब आने वाली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो चैनल पर बने रहें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। हाँ, हमने एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान मारवाड़ की गंगा या फिर स्वर्ण रेखा को किसे कहा जाता है। तो उम्मीद है आपने उसका जवाब कमेंट कर दिया होगा। फिर भी यदि अगर नहीं मालूम है तो उसको हम बता दें कि लूणी नदी जो है उसको मारवाड़ की गंगा या मारवाड़ की स्वर्ण रेखा कहते हैं, लूणी नदी को। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।